नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत। भाई साहब, मेरे साथ श्री मनोज उपाध्याय जी, राकेश गौड़ जी और बीच में बैठे हुए हैं कैलाश वर्मा जी। और तीनों किसान भाई साहब अपने अपने अलग अलग क्षेत्र से हैं। ये आंवरी घाट के पास कुंडला से हैं, ये इटारसी के पास से हैं, पथरोटा से है, ये बाबई से हैं। सबकी मिट्टी अलग अलग है। सबकी मिट्टी के हिसाब से आज हम चर्चा करेंगे। मैं भी करूंगा कि किसकी फसल कैसी रहना चाहिए मूंग की। और फिलहाल तो स्टार्टिंग हम इस पे से कि इस साल लग रहा है कि सरकार नरवाई नहीं जलाने देगी। तो नरवाई सरकार नहीं जलाने देगी तो हम किस तरह से फसल का प्रबंधन करें जिससे कि हमारी मूंग में उमला ना आए। और कुछ लोग कहते भी हैं कि यार नरवाई में मूंग अच्छी नहीं होती है, तो वो मूंग अच्छी भी हो जाए। तो आज का विषय हमारा यही रहेगा। तो स्टार्टिंग करेंगे हमारे पटेल साहब श्री राकेश गौड़ जी। आदरणीय जी, देखिए, जिस तरह सरकार खेती को पीछे ले जाना चाहती है, मैं सीधा बोलूंगा, ये जो नलवाई प्रबंधन प्रदूषण के नाम पे, पर्यावरण के नाम पे सरकार किसानों के साथ एक षड्यंत्र कर रही है। आज ये हमसे कह रहे हैं, पहले भी बोला है कि किसान अंधाधुंध फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहा है। अब ये हमसे कह रहे हैं कि आप नलवाई जमीन में मिलाइए, फिर आप उसमें यूरिया डालिए, तो कहीं ना कहीं फिर फर्टिलाइजर का उपयोग करना पड़ेगा किसान को। तो ये नीति जो है ये कहीं ना कहीं गलत तरीके से अपनाई जा रही है। ऑफिसों में बैठ के कभी ये लोग फील्ड में आके और इस चीज का अध्ययन करें कि किसान कचरा जलाता क्यों है। जले हुए खेत का जो है फसलों की, आप कोई भी फसल बोलो, उसमें मैं कहता हूं कि 3 साल तक उसको की फसल बहुत बेहतर पैदा होती है। लेकिन ये षड्यंत्र है हमें खेती से दूर करने का, और जब सरकार मजबूर कर रही है तो हमको इसको अपनाना पड़ेगा। फिर इसके एक दुष्परिणाम और निकल के आ रहे हैं कि जब हम नलवाई को जमीन में मिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें फफूंदीनाशक का स्प्रे अलग से करना पड़ रहा है। फिर वही बात आ जाएगी, किसान अंधाधुंध केमिकल्स का यूज कर रहा है। सही बात। तो कहीं ना कहीं किसान इस समय बहुत मानसिक रूप से असंतुलन की स्थिति में है कि वो खेती करेगा कैसे, क्योंकि ये इतना कचरा जमीन में मिला के फसलों का उत्पादन सही नहीं लिया जा सकता। मैं तो ये सर, आप कैसे, मतलब किस तरह से नरवाई का प्रबंधन हम कर सकते हैं कि हमारी फसल में दिक्कत ना हो, इस बारे में क्या कहेंगे? सर, नरवाई प्रबंधन के लिए तो सबसे पहला काम तो यही रहेगा कि भूसा बनेगा, क्योंकि जितना कम हो सके नलवाई को खेत से उठाना पड़ेगा। हाँ। उठाने के बाद उसको रोटावेटर, एक बार कल्टीवेटर, फिर एक बार रोटावेटर से बारीक करते हुए खेत को तैयार करना, जिसमें बहुत कुछ मात्रा में पराली जो है वो बारीक होकर के मिट्टी में मिल जाए। फिर उसके बाद आपको जो भी वैरायटी का चयन करना है उस वैरायटी का चयन करके बोइए, और उसमें बीज उपचार आपको करना। आप कैसे बीज उपचार? बीज उपचार करने के लिए मैं कोई ज्यादा महंगे फंगीसाइड नहीं, लेकिन एक झोल ग्रुप का कोई फंगीसाइड और एक कीटनाशक, जैसे टेबुकोनाजोल 2% डीएस है, थाइमेथाक्साम 30% एफएस है, इनसे बीज उपचार कर सकते हैं। थोड़ा बहुत गर्मी में रिजल्ट भी ठीक ठाक मिल जाएंगे। और इनसे बीज उपचार करने के बाद बोनी करें, उसके बाद ऊपर से यूरिया डालें। अब यूरिया आप आपकी क्षमता के हिसाब से डाल सकते हैं, मतलब 10 किलो से लेकर के 30 किलो एकड़ तक यूरिया का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि जो बैक्टीरिया आएगा वो नाइट्रोजन को लेगा और फिर वो पराली को डिकम्पोज करेगा जल्दी से जल्दी। जैसा कि हमारे कैलाश वर्मा जी ने किया था, इनने गेहूं की बुआई सुपर सीडर से की थी जी। इन्होंने यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया, बीज उपचार नहीं किया, तो इनका जो गेहूं था वो सूखने लगा था। बाकी बाद में इन्होंने उसको पलट लिया था। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मूंग की बुआई, हमारा जो क्षेत्र है ट्यूबवेल की सिंचाई का कम सिंचित दशाएं में, तो आगे पीछे कटाई होती है अड़ोसी पड़ोसी की। तो हमने तो विगत 10 सालों में कभी मूंग के लिए नरवाई जलाकर बोनी नहीं की। तो ये है कि बीज उपचार बहुत अति आवश्यक है। जैसे एक कीटनाशक एक फंगीसाइड के साथ, कि आगे वो फंगस और जड़ के कीट से सुरक्षित रहे। और उसमें ये है कि स्टार रीपर मशीन से पहले भूसा बनवाते हैं, उसके बाद हम अपने कृषि यंत्रों में जैसे हैरो से, रोटावेटर से खेत की तैयारी करके फिर मूंग लगाते चले आ रहे हैं। हाँ। तो उनमें भूसे की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि भूसा का उठाव हो जाता है।
तो उतनी दिक्कतें नहीं है। बाकी ये है कि फंगस की समस्या फिर भी आती है कहीं कहीं खेत में, पीलापन जहाँ अच्छे से पराली उसका नरवाई नहीं उठ पाती है, वहाँ पीलापन रहता है फसल में। अच्छा, तीनों अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से एक एक मूंग की सबसे अच्छी वैरायटी जो आपको पसंद आई हो उसके नाम बताएं। सबसे अच्छी वैरायटी में भैया कोई एक वैरायटी नहीं है, मतलब हर परिस्थिति, समय से बोनी, लेट बोनी, मध्यम समय बोनी, सबके हिसाब से अपनी अपनी वैरायटी है। मेरे हिसाब से एमएच की 421, पूसा की 1431 और एमएच की 1142, तीन वैरायटियां हैं जो कि जैसे 1431 आप चने के ऊपर जा रहे हैं, समय है आपके पास तो 1431 पे चले जाओ। उसके बाद अगर आप मार्च एंडिंग में बोने की, अप्रैल का फर्स्ट वीक है, 1, 2, 3 तारीख है, तो आप 1142 पे आप फोकस कर सकते हो। अगर आप दूसरे सप्ताह की ओर जाने की अग्रसर हो, 8-10 तारीख आ गई है, तो 421 एमएच की बहुत अच्छा, एक वैरायटी जो आपको बहुत अच्छी लग रही थी GM5 वो भैया लंबे समय की वैरायटी है। चने पे अगर कोई व्यक्ति लगाना चाहे या उसे मार्च में लगाना चाहे, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि वो GM5 लगा सकता है। बहुत आला दर्जे की और शानदार वैरायटी। पटेल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसा कि मां साहब ने बताया कि आप बोनी कब कर रहे हैं, उसके अनुसार जैसे हम 65 दिन की अगर सीरीज में देखेंगे, 60 से 65 दिन में, तो हम 27 सबसे बेहतर नंबर है, सूर्या बहुत अच्छा नंबर है। इसके बाद 60 दिन में जब हम बात करेंगे तो पूसा का 1431, पूसा का विशाल, MH 421 और MH 1762, ये 60 दिन वाले सेगमेंट में बहुत अच्छे नंबर है। और जब हम 55 से 60 दिन वाली बात करेंगे, हाँ जी, तो इसमें सब मुझे विराट सबसे बेहतर नंबर लगता है, IPM 205S7 और पूसा का 1641। हाँ जी। बाकी कुछ नवीनतम और किस्में आई हैं जिन्हें हम अब स्वयं लगाएंगे तभी उनके विषय पे हम कोई अपने विचार रखें। अच्छा, बीज की दूरी जो बुआई में हम ले रहे हैं वो, और बीज को कितना अंदर गड़ा के लेना चाहिए, ये बता दें। देखिए, कतार से कतार के बीच की दूरी कम से कम 12 इंच से 14 इंच तक रखना चाहिए हमें जी। और बीज तो कम से कम गहराई 1-1.25 इंच गहराई पर्याप्त होती है। कहीं कहीं दाना दिखते रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और किसान बीज बढ़िया उपचारित करके वो जो डोज रिकमेंड कंपनी कर रही है उस डोज से बीज उपचार करना चाहिए। आपका जो बेसल डोज था वो क्या था? मैं 25 किलो DAP और 5 किलो बेंटोनाइट सल्फर प्रति एकड़ उपयोग करता हूँ। कक्का जी, आपका बेसल डोज? बेसल डोज में हमारा 50 किलो एकड़ वो रहता है अपना सिंगल सुपर फास्फेट। हाँ जी। उसके साथ 5 किलो एकड़ ये बेंटोनाइट सल्फर, उसके साथ 15-20 किलो एकड़ DAP। मां साहब, आपका बेसल डोज? ये 25 किलो एकड़ DAP और 5 किलो बेंटोनाइट सल्फर, बस। अच्छा, तीनों किसान में से पानी सबसे ज्यादा लंबे दिन खींच के कौन देता है? आपने कितने दिन में, आपने यही जानना चाह रहा हूँ आपने। मैं तो ये देखता हूँ जी कि जब मूंग के पत्ते काले पड़ जाएं, हाँ, और दोपहर में जब मूंग लटकने लग जाए, हाँ, तब अगर हम मूंग में पानी दें पहला, तो परिणाम बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आते हैं। फसल बिना टानिक के जैसी बनती है पानी लगते ही, और फसल पर्याप्त समय लेके पकती है, वो अपनी उम्र को नहीं बढ़ाती। आपका पहला स्प्रे में डोज क्या था पिछले साल, याद हो तो? विगत वर्ष अपना ये कोराजन वाला जो टेक्निकल है, क्लोरोएंट्रापेनाल जी, और इसके साथ मैंने थाइमेथाक्साम डाला। आपका वर्मा जी? बायर की तो थोड़ी सी तो सोलोमन, हाँ सोलोमन, हाँ, और अपना क्लोरेंट्रापोर, हाँ, और थायरोथेक्सा। आपका गुरु जी? ये मैंने तो पहले मैं PI का डाला था, आपने शायद देखा। हाँ, वो बहुत हेवी किलो, CTPR से आगे का कोई आगे का टेक्निकल था, हाँ, तो रिजल्ट थे उसके, अच्छे रिजल्ट थे। पहले में इतना हेवी टेक्निकल डाल दिया तो पहले में ही रोकना और उधर आखिरी मतलब थर्ड स्प्रे में रोकना है। मेरा ऐसा मानना है कि पहले में इल्ली को कवर करना, उधर फूल पे कवर करना है। बीच में अगर इल्ली नुकसान भी कर जाए तो वेजिटेटिव अवस्था रहती है, इतना कोई विशेष बात उसमें होती नहीं रहता। आपने पहला पानी कितने दिन पे लगाया? पहला पानी लगभग 20 दिन 22 दिन, वो तो जैसी अवस्था अपने को दिख रही थी और पानी की उपलब्धता। आपने? 15 दिन, क्योंकि स्प्रिंकलर की सिंचाई उन खेतों में नमी जल्दी हो जाती है पर फसल उठाव भी अच्छा लेती। मतलब आप में से किसी ने भी ये नहीं बोला कि 22 से 24-25 दिन में पानी पहला लगाना चाहिए?
नहीं, मतलब ये था कि हम स्थिति को देखते हो 20 दिन से ऊपर तो जा रही है कहानी, 18-20 दिन से ऊपर, लेकिन अब अपने को आखिरी तक पानी पहुंचाना है तो उसकी स्थिति भी देखना पड़ता है। इस बार जितने भी दिन में पानी दिया था ना अपना, उससे 2 दिन और बढ़ाना। ठीक, कर रही हिम्मत करके 2 दिन और बढ़ा बढ़ाना, फिर देखना रिजल्ट कैसे बढ़ा है। दे। बढ़ाते हैं। तो अपने बीच में से पटेल साहब जा चुके हैं। तो भाई साहब ये थी छोटी सी चर्चा, 10 मिनट उसी में हो गए। यहाँ हम छोटी सी चर्चा में 10 मिनट में मात्र पहले स्प्रे तक ही पहुंच पाए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा ये चर्चा अच्छी लगी होगी और अब चलते हैं। जय राम।